स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ की पॉइंट्स ऑफ पेनक्रियाज कि उसके एंजाइम्स के बारे में देखेंगे और और उसके साथ साथ आज हम वायरस हेपेटाइटिस भी देख लेंगे कि कितने टाइप की होती है और उसके कॉजेटिव जो वायरसेस होते हैं वो भी आज हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए की पॉइंट ऑफ पेनक्रियाज देख लेते हैं कि इसमें जो पेनक्रियाज होता है वो क्या होता है, दोनों ही ग्लैंड का काम करता है। यानी कि दोनों टाइप की ग्लैंड मानी जाती है पेनक्रियाज को, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है ना, जो 99% तो एक्सोक्राइन का काम करता है और 1% एंडोक्राइन का काम करता है। यानी कि दोनों ही फंक्शन ये पेनक्रियाज करता है। अब एक्सोक्राइन क्या होता है और एंडोक्राइन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि जो एक्सोक्राइन क्या होता है वो सिक्रीट दैट सब्सटेंस थ्रू द डक्ट ऑन योर बॉडी। ठीक है, यानी कि डक्ट के थ्रू क्या करता है, जो भी इसके सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी सरफेस होता है उसमें ये सिक्रीट करता है। और जो एंडोक्राइन का क्या काम होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है देयर सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली क्या करती है, सिक्रीट करती है, उसे कोई भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सोक्राइन में क्या होता है, उसको डक्ट के थ्रू वो क्या करता है, अपने सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। ठीक है, और और आगे देखते हैं उसमें क्या होता है। जो ये एक्सोक्राइन होती है ना, ये जब सिक्रीट करती है तो ये हमारे हेल्प करती है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। यानी कि जो भी हम खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, उसको पचाने में ये अपना काम करती है। और जो एंडोक्राइन होती है उसका वो क्या करता है, उसमें वो जो उसको जो एंजाइम्स मिल रहे होते हैं उससे वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। मतलब हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को वो कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो जो बीटा सेल होती है, इस बीटा सेल ऑफ आइलेस्ट ऑफ लैंगरहैंस जो होती है, इसको बोलते हैं ना, ये जो पेनक्रियाज में होती है, इस जो सेल्स होती हैं उसको बीटा सेल्स जो होती हैं उसको बोलते हैं बीटा सेल ऑफ आइलेस्ट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, ये जो होती है, ये मतलब सॉरी, ये जो टेल पोर्शन पे होती है, यानी कि जो पेनक्रियाज होता है उसके जो पूंछ साइड जहाँ से पतला सा होता है ना, जैसे अभी देख लीजिए, अभी ये है ना, ये है, देखिए यहाँ पे इसको जो टेल साइड में ये होती हैं। ठीक, और ये क्या करती हैं, सिक्रीट करती है इंसुलिन को, जो बीटा सेल ऑफ आइलेस ऑफ लैंगरहैंस। यानी कि जो लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड में मतलब इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ठीक है ना, और द ओपनिंग ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट। अब जो ये इसकी जो पेनक्रियाज के बारे में हम बोल रहे हैं ना कि डक्ट का भी काम करती है, डक्ट के थ्रू भी ये अपने एंजाइम्स देती है, अपने सिक्रीट करती है इनटू आवर ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम में इसकी ओपनिंग जो होती है उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। ये देख लीजिए आप, ये है ना ड्यूडिनम, ये हमारा ड्यूडिनम है और ये पेनक्रियाज है। ठीक है, और यहाँ पे से ये क्या करती है, सिक्रीट करती है, जिसको बोलते हैं वो एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं। जो कि ये क्या करती है, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे इस पे ये ड्यूडिनम में उसको सिक्रीट कर देती है, जो भी इसके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिम्टम में मतलब अपना काम करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है मेजोरिटी ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर अराइज। आपने सुना होगा ना, पेनक्रियाटिक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर। तो ये कहाँ से होता है, पेनक्रियाज का कैंसर का जो मेजोरिटी है वो होती है हेड ऑफ द पेनक्रियाज से। ठीक है, तो जो इसका हेड होता है ना, यहाँ से इसकी ज़्यादातर कैंसर की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट करता है, जो इसका हेड होता है, ये इसका टेल हो गया। ठीक है ना, तो ये देख लिया ना आपने, ये है ओपनिंग, ये। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, और ये इसकी जो जितने भी इसके एंजाइम होते हैं वो कहाँ सीक्रेट हो जाते हैं, ब्लड में। और यहाँ पे जो इंसुलिन होता है वो कहाँ सीक्रेट होता है, डायरेक्टली ब्लड में, उसको कोई भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया। इट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, यानी कि दोनों तरीके की होती है, हमने बता ही दिया है। सीक्रेट ऑफ द पेनक्रियाटिक जूसेस, जो पेनक्रियाटिक जूसेस होती है वाया वाया पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट के थ्रू क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है एक्सोक्राइन फंक्शन को। ठीक है, तो जितने भी पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, पेनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या करते हैं, एक एज ए एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं। एक्सोक्राइन का काम क्या होता है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करना। ठीक है, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज की जो अल्फा सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लूकागोन। ठीक है, प्रोड्यूस ग्लूकागोन, एंड बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाट आइलेट्स प्रोड्यूस इंसुलिन। तो ये वाला आप देख लीजिए, सरल वाला, कि जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूको, इतना याद कर लीजिए
इजी लैंग्वेज में, कि ये ग्लूकागोन को सिक्रीट करती है कौन, अल्फा सेल, और जो बीटा सेल होती है वो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है पेनक्रियाटिक आइसोलेट की, वो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को। ठीक है, तो ये देखिए इसको हिंदी में भी मैंने यहाँ पे दिया है, थोड़ा बहुत आप इसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक से हट के, आज ये भी हमारे टॉपिक का ही एक पार्ट होता है जो आज हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा आजकल आपके सब्जेक्ट से हट के भी मैं कुछ कुछ पॉइंट मतलब इसमें डालती हूँ ना, कुछ कुछ टॉपिक पे वीडियो छोटे छोटे, जिससे कि बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मतलब फ़ायदा मिले थोड़ी बहुत। तो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उनको इसमें से भी हो सकता है, थोड़ी मेमोरी में उनकी और अच्छी से फिक्स हो जाएगा ना। कहने का मतलब है वो जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रहता है ना, तो अगर उसका रिवीजन करते हैं तो वो थोड़ा और अच्छी से हमें ध्यान में आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी एक थोड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टाइप का लगा तो डाल दिया। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं ये देखिए इसमें आ सकते हैं ना एमसीक्यूज़ में, कुछ एंजाइम को दे देंगे और फिर बोलेंगे कि ये पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन सा वाला है, तो वो डिफरेंट टाइप वाले दे देंगे वहाँ पे, तो आपको चूज़ करना होगा। हालांकि आपको सब मालूम है, बस रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो पैनक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये वाले जो एंजाइम होते हैं, इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है ना, ये प्रोटीन होता है, यानी कि ये वाले जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि क्या करता है, अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट, मतलब कि जो सबस्ट्रेट होते हैं कि मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल मतलब होते हैं अणु। ठीक है, जिस पर कि क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो अपना एक्ट करते हैं। तो ये वाले एंजाइम प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, यानी कि प्रोटीन का ये ब्रेक डाउन करेंगे, उसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन और फैट, इनका ये ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, फिर है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट इसका सबस्ट्रेट होता है, ये इस पे वर्क करेगा। और पेनक्रियाटिक लाइपेज और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेट्स और ये जो फॉस्फोलिपिड हो गए, ये जो होते हैं फैट, इनका क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट मैंने समझाई दिया आपको। अब देखते हैं हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ वायरस हेपेटाइटिस, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इनके टाइप लिख देंगे और पूछेंगे कि कौन से वाला टाइप का है, या फिर टाइप्स लिख देंगे और उसमें ढेर सारा कुछ देंगे, आपको पूछेंगे कि इसका वायरस कौन सा है, और इंक्यूबेशन भी दे देंगे, तो आपको उसमें से देखना होगा कि कौन सा इंक्यूबेशन है। तो थोड़ा सा इस पर हम अभी रिविज़न कर लेते हैं, हालांकि सब आपको मालूम है। तो जो टाइप्स ऑफ वायरस हेपेटाइटिस होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वायरस हेपेटाइटिस है क्या, वैसे ये देख लीजिए, मैंने छोटा छोटा यहाँ पे लिखा है कि वायरल हेपेटाइटिस द वायरस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, तो जो वायरल हेपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरसेस, उनके नाम से ही थोड़ा उसको नाम दिया जाता है ना। एंड देयर मोड ऑफ जो रेमिशन हैव बीन, जो ये टिब्यूस में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस देखिए, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो 5 तरह की ये होती हैं। तो जो हेपेटाइटिस ए होती है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इसको बोलते हैं, और ये जो होती है वायरस, इसका जो वायरस होता है, टाइप ऑफ वायरस आरएनए वायरस होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 to 45 डेज होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फीको ओरल रूट, यानी कि इस रूट के थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और जो हेपेटाइटिस बी होती है उसको सीरम हेपेटाइटिस भी आप बोल सकते हैं, और ये डीएनए वायरस इसका जो कॉज करता है, इसका जो वायरस होता है वो क्या है, डीएनए वायरस। और इसका जो इंक्यूबेशन है 28 to 180 डेज, और ये जो होता है पेरेंटल, यानी कि सीरम, सलाइवा, सीमन एंड वेजाइनल सिक्रीशन के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। फिर हेपेटाइटिस सी, ये आरएनए वायरस इसका जो होता है टाइप होता है इसका हेपेटाइटिस सी का, और 15 to 160 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और पेरेंटल कॉमनली एसोसिएटेड विथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है, जुड़ा होता है, मतलब उसके थ्रू ये फैलता है। और हेपेटाइटिस डी जो होती है आरएनए वायरस, इसका टाइप होता है, ये 28 से 180 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये भी पेरेंटल होता है, और इट रिक्वायर हेल्प, इसको फैलने के लिए क्या होती है, ये जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की ज़रूरत होती है इसकी रेप्लिकेशन में। सो इट इज़ सीन इन ओनली दोज हु आर अफेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी। तो ये ज़्यादातर उनमें देखने को मिलता है जिनमें कि जिसमें क्या हो चुका होता है, हेपेटाइटिस बी।
ठीक है। उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, केवल उन्हीं में जिनमें कि हेपेटाइटिस बी से वो पहले ही अफेक्टेड हो चुके हैं। फिर हेपेटाइटिस ई क्या है, आरएनए वायरस इसका टाइप होता है और 14 टू 63 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और फीको ओरल रूट से ही ये जो होता है ट्रांसमिट होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी आईजीएम इसका होता है और ये वाला कराएंगे, और हेपेटाइटिस बी में आईजीएम और एचबीएस एजी होगा, और हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीबॉडी, यानी कि इन सब को देखते हुए ये वाले जो होते हैं वो हम डायग्नोज करवा सकते हैं कि ये वाला कौन सा वाला है। तो इतने इन्वेस्टिगेशन ये हमें इसकी करानी पड़ेगी। मैनेजमेंट क्या होगा इसका, सप्लीमेंटेशन ऑफ द वाइटामिन देंगे, उसमें फैट डाइजेशन विल बी अफेक्टेड सो नीड टू हैव डाइट कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि फैट डाइजेशन नहीं हो पाएगा ना अच्छी से, अफेक्टेड रहता है, तो इसके लिए उसको डाइट कंट्रोल करके देंगे, उसकी जो फैट फ्री डाइट या इस तरीके से। और एंटीवायरल ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द दिस कंडीशन, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग भी इसमें दिया जाएगा इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक तो एक बनता ही है, तो लाइक तो करते हुए जाइएगा, जो कि आप बिल्कुल भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।